स्वागत साथियों, मैं प्रहलाद गुप्ता एक बार पुनः आप लोगों का इस अनअकैडमी क्लास में, इतिहास के क्लास में, बिहार के इतिहास के क्लास में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो पहले हम लोग पढ़े थे उसी क्लास को मैं आगे जो है अब बढ़ाने का यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ। आप लोग जब बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह तो बात स्पष्ट है कि आप में जज्बा जरूर है, क्योंकि राज्य स्तर का यह सबसे बड़ा परीक्षा होता है और आप उस परीक्षा में शामिल होने का बीड़ा उठा लिया है, प्रण ठान लिया है कि हम करेंगे तो बीपीएससी ही करेंगे, बनेंगे तो एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, पंचायत राज पदाधिकारी बनेंगे, सीटीओ बनेंगे। तो आपको मैं बहुत अधिक जो है वह नहीं समझा सकता, क्योंकि आप खुद जो है वह समझदार हैं और कर्मानुसार जो आप पढ़ाई को जारी रख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, यही स्पष्ट कर देता है आपके जोशों का, आपके जज्बे का। तो मैं आपके इस जज्बे का सलाम करता हूं और देख करके यह खुशी हो जाती है कि जैसे ही 5 बजता है तो आप लोग वीडियो देखने के लिए, क्लास करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। यह जज्बा उस समय तक कायम रखना है जब तक कि रिजल्ट नहीं हो जाए। और साथियों, जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, सफल हो जाएंगे, तो यह जज्बा वहां पर जाकर के कई गुना और विकसित हो जाएगा। और तब आप जब कार्य कीजिएगा तो समाज को कुछ दीजिएगा, सरकार के लक्ष्य को आम जनता तक पहुंचाइएगा और उससे आपको बहुत आत्मसंतुष्टि होगी कि मुझे जिस पद पर बैठाया गया है मैं उस पद के लायक हूं और निष्ठा भाव से मैं अपनी सेवा जो है वह दे रहा हूं। हम लोग आज इस क्लास में पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। पहले का वीडियो आपने देखा है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और यहाँ पर अब हम लोग पाल वंश की शुरुआत करते हैं। क्योंकि पाल वंश का कार्यस्थली जो था वह बंगाल और बिहार था, इसीलिए हम लोग इसको बिहार के इतिहास में भी शामिल करते हैं। तो साथियों, शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। मैंने यहाँ लिखा है पाल वंश, लेकिन शब्द है यहाँ, लेकिन, किंतु, परंतु जब लगता है तो कुछ वहां पर बात निकल करके आती है। तो यहाँ पर लेकिन शब्द का मैंने प्रयोग किया इसलिए कि हम लोगों को थोड़ा पीछे जाना होगा, इस पाल वंश के साथ उस कहानी को जोड़ना होगा और वह कहानी जब आप सुन लेंगे और तब पाल वंश को जोड़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे और यह कॉन्सेप्ट हमेशा आपको याद रहेगा। मैं यह कह रहा हूं और जब मैं आपको यह बताऊंगा तो आप भी स्वयं बोलेंगे कि हाँ, सचमुच में यह कहानी के बिना पाल वंश जो है वह अधूरा है। और इस कहानी को ला करके पाल वंश के साथ जोड़ दिया गया, बिल्कुल ही किताब की तरह खुल गया और सब कुछ जो है वह समझ में आ गया। तो यहाँ देखते हैं पहले हम लोग, और यह कहानी हम जो शुरू कर रहे हैं वह है राजपूत काल। राजपूत लोग इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कुछ विद्वानों ने इनके काल को 700 ईस्वी से लेकर
1200 ईस्वी तक निर्धारित कर दिया है। कुछ ने तो इस काल को अंधकार का काल कह दिया है। इतिहास में अंधकार का काल उस काल को कहते हैं जहां बहुत सारे साक्ष्य जो हैं वह विनष्ट हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, और सीमित पैमाने पर हम लोगों के पास स्रोत जो हैं वह बचा हुआ है। उसी काल को हम लोग अंधकार के काल के नाम से जानते हैं। मैंने यहां लिखा राजपूत काल। यह शब्द जो है ना, यह राजपूत संस्कृत भाषा के शब्द से बना है और यह है राज जोड़ पुत्र। राज जोड़ पुत्र मतलब राजपुत्र, राजा का पुत्र इसको कहते हैं। और इसी शब्द से बनते बिगड़ते, भाषा विज्ञान की बात है, इसी शब्द से बनते बिगड़ते कौन सा शब्द बन गया? तो यह राजपूत शब्द जो है वह बन जाता है। कुछ विद्वानों ने इन राजपूतों को क्या कहा है कि यह लोग विदेशी थे। कर्नल जेम्स टॉड का नाम आता है, यहां देखिए, कर्नल जेम्स टॉड। परीक्षा में अगर आपको पूछ दे कि राजपूतों का इतिहास किसने लिखा था तो क्या आंसर होगा? जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने राजपूतों का इतिहास लिखा है। आपको राजपूत लोगों के बारे में विस्तार पूर्वक जानना है तो कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का अध्ययन आप कर सकते हैं। यह इन लोगों को विदेशी मानते हैं कि यह लोग विदेशी मूल के थे। कुछ लोगों ने इन लोगों को, इन राजपूतों को हूनों से जोड़ा है, कुछ ने गुर्जरों से जोड़ दिया है। अपना अपना यह लोग मत देते हैं। कुछ विद्वान जो हैं वह कहते हैं कि नहीं, ब्रह्म क्षत्र सिद्धांत के द्वारा राजपूतों का जन्म हुआ था। ब्रह्म क्षत्र, यहां देखिए आप, ब्रह्म क्षत्र सिद्धांत। तो यह ब्रह्म क्षत्र सिद्धांत क्या है और इसने राजपूतों के जन्म में कैसे भूमिका निभा दिया, यहां आप देखिए। ब्रह्म का मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण, और क्षत्र का मतलब क्षत्रिय। ब्राह्मण और क्षत्रिय से, ब्राह्मण और क्षत्रिय से उत्पन्न संतान को इतिहास में राजपूत कहा गया और इसी सिद्धांत को यहां ब्रह्म क्षत्र सिद्धांत कह दिया गया। क्लियर? अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्म क्षत्र सिद्धांत क्या है, तो ब्रह्म क्षत्र सिद्धांत यही है। स्पष्ट हो गया? अब आप किसी को भी ब्रह्म क्षत्र सिद्धांत के बारे में बतला सकते हैं। यही है ब्रह्म क्षत्र सिद्धांत, जिसको राजपूतों के उदय के सिलसिले में, संदर्भ में पढ़ा जाता है। तो यह राजपूतों के बारे में जानकारी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वह परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है, वह यह है, चंद बरदाई का नाम यहां आएगा। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, चंद बरदाई। चंद बरदाई, और इनकी पुस्तक है पृथ्वी राज रासो। तो बीपीएससी में पुस्तक लेखक में यह पूछ दिया है। फिर मैं लिख रहा हूं चूंकि एक और तथ्य जो है वह पूछा जा सकता है। चंद बरदाई
पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे और इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना किया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही इसमें राजपूतों के उदय के बारे में भी बतलाया गया है। इसमें लिखा हुआ है साथियों, अगर आप पढ़ते हैं तो, कि पूरा संसार जो है, पूरी धरती जो है वह राक्षसों से आक्रांत थी और वह लोग आम जनों को बहुत सताने का कार्य यहाँ पर कर रहे थे। तो ऋषि मुनि मिलते हैं और आपस में विचार विमर्श किया गया कि एक यज्ञ का आयोजन किया जाए, और उस यज्ञ का जब आयोजन किया जाएगा तो जो हवन कुंड होगा, उस हवन कुंड में से शक्तिशाली मानवों का जन्म होगा और वही लोग इन राक्षसों को पराजित कर सकते हैं। यह कहानी लिखा हुआ है। तो माउंट आबू पर्वत जो है, उसी पर माउंट आबू, जहां दिलवाड़ा जैन मंदिर है, अब इसी पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन किया गया और जो हवन कुंड बनाया गया, यह हवन कुंड, और इसी हवन कुंड में जब यज्ञ का संपादन किया गया तो इसी हवन कुंड से 3 लोग उत्पन्न हुए और इन लोगों का राक्षसों के साथ युद्ध हुआ, लेकिन यह लोग विजयी नहीं हो सके। इसीलिए माना गया कि इस यज्ञ में कोई न कोई त्रुटि रह गया, यज्ञ को समाप्त कर दिया गया और फिर दोबारा से यज्ञ किया गया। विश्वामित्र का नाम आएगा, अगस्त ऋषि का नाम आएगा, यह लोग इस यज्ञ में शामिल थे। और जब दोबारा यज्ञ का आयोजन किया गया तो एक महाबली और जन्म लिया, तो एक और यह कुल मिलाकर के 4 हो गए और 4 राजपूत लोग जो थे वह इस अग्नि कुंड से जन्म लिए थे। नाम है यहां पर प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। 3 यह शुरू में जन्म लिए थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य। दूसरा बार जब आयोजन किया गया तो चौहान या चाहमान भी कहते हैं, इनका उदय हुआ, जन्म हुआ और इन्होंने राक्षसों को पराजित करके पाताल लोक तक पहुंचा दिया। तो यही कहानी है। हालांकि यह जनश्रुति रूपी कहानी है, माना नहीं जाता है, लेकिन इस पुस्तक में यह लिखा हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, तो आपको प्रश्न का जवाब देना होगा। पहला प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है यहाँ पर कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो चंद बरदाई। दूसरा, चंद बरदाई किसके राज कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे। किसके अनुसार राजपूतों का जन्म अग्नि कुंड से हुआ, यही पूछा जाता है। किसके अनुसार राजपूतों का जन्म अग्नि कुंड से हुआ, तो चंद बरदाई के अनुसार। चंद बरदाई नहीं देगा तो क्या देगा विकल्प में? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। और जब कठिन क्वेश्चन किया जाएगा तो पूछा जाएगा, यह 4 आप देख रहे हैं, इसमें से एक हटा देगा। जैसे मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं और यहां दूसरा वंश लिख देते हैं, चोल। ABCD, इसको अगर हम लोग कर देते हैं तो परीक्षा में पूछा जाएगा, अग्नि कुंड से उत्पन्न राजपूतों में कौन शामिल नहीं था?
तो इसमें से आप बताइए कि कौन शामिल नहीं था। चोल शामिल नहीं था, यह अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि इसके बदले जो होगा वह प्रतिहार हो जाएगा। तो अग्निकुंड से कितने राजपूत जन्म लिए? तो 4 राजपूत जन्म लिए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। यही पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है। अब राजपूत काल की शुरुआत हो जाती है। राजपूत लोग आन बान शान के लिए जीते थे और भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करते थे, पीठ पीछे धोखा नहीं देते थे, युद्ध अगर करते थे तो नियम और कानून के अनुसार करते थे और उसको धर्म के साथ जोड़ करके चलते थे, छल कपट से दूर रहते थे। यही राजपूतों का असली जो है वह चेहरा था। इसी के चलते इन लोगों को कई बार पराजय का भी सामना करना पड़ा था। अब इस राजपूत काल के अंतर्गत हम लोगों को इस पाल वंश के बारे में पढ़ना है। यह तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि राजपूतों का जन्म किस प्रकार से हुआ, राजपूतों का इतिहास किसने लिखा, और यह सब बात स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है यह, और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। अब इसके बाद हम लोग दूसरा चीज की चर्चा करेंगे। इसको मैं अब मिटा रहा हूं। जो मैंने मिटा दिया वह आपको याद होना चाहिए, वह आपके दिमाग से नहीं मिटना चाहिए, तब मुझे खुशी होगा और भी मेरा मन लगेगा आपको पढ़ाने में। अभी राजपूत काल जो है तो इस समय पाटलिपुत्र का महत्व समाप्त हो गया था साथियों, और पाटलिपुत्र के स्थान पर एक दूसरे नगर का उदय हुआ और उसी ने इस समय महत्व को प्राप्त कर लिया था, और वह क्षेत्र था कन्नौज। यह कन्नौज का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, और इसने पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया था। सामरिक दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र था, उपजाऊ मैदान के रूप में था, केंद्र के रूप में भी इसको माना गया है। इसलिए अधिकांश वंश के शासक यह चाहते थे कि किसी न किसी रूप में कन्नौज पर मेरा नियंत्रण हो जाए, किसी न किसी रूप से मैं कन्नौज को अपने साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर लूं। इसीलिए क्योंकि अब भारत में यही सबसे महत्वपूर्ण नगर या स्थल था। अब इसी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 3 वंशों के बीच युद्ध हो गया। कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए क्या हुआ, तो 3 वंश के बीच युद्ध शुरू हुआ, और इस युद्ध को इतिहास में क्या कहते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय, 3 वंश इसमें शामिल हुए, 3 पक्ष शामिल हुए, इसीलिए त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। क्लियर है? त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों कहा जाता है और किस पर नियंत्रण के लिए? तो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। अब इसमें 3 वंश कौन थे? तो यहां आप देखिए, पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश। यही 3 वंश हैं। क्लियर है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से वंश शामिल हुए? मैंने आप लोगों के सामने इसको रख दिया,
और चूंकि हम लोगों को पढ़ना है किस वंश के बारे में, तो पाल वंश के बारे में। इसीलिए तो मैंने कहा था कि थोड़ा पीछे चलना होगा, कहानी को कहानी के साथ जोड़ना होगा, तभी तो इतिहास पढ़ने का मजा है। और इतिहास जो है कहानी की तरह पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, कभी भी आप उसको नहीं भूलिएगा। जैसे त्रिपक्षीय संघर्ष, किस क्षेत्र को लेकर के, तो कन्नौज को। पूछ देगा जब क्वेश्चन कठिन करेगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन वंश शामिल था, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश शामिल थे। अब एक तरह से और क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, और वह क्या है कि पाल वंश की तरफ से, राष्ट्रकूट वंश की तरफ से, प्रतिहार वंश की तरफ से पहला वह कौन शासक थे जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए। तो आप देखिए यहां पर पहला शासक है धर्मपाल। क्लियर है? धर्मपाल पाल वंश की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होने वाला पहला शासक। राष्ट्रकूट ध्रुव थे, काफी शक्तिशाली शासक थे, और राष्ट्रकूटों की तरफ से पहला शासक है जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हो गया, प्रतिहार। वत्सराज, वत्सराज पहला शासक है प्रतिहार वंश का जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ। यह तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए, और यहाँ पर मैंने बतलाया तो आप लोगों को पूर्ण रूप से यह समझ में आ गया होगा, अब यहाँ पर एक और प्रश्न बन जाएगा, और वह प्रश्न क्या है कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष को शुरू किसने किया? इस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस वंश के द्वारा किया गया? तो साथियों, इसी वंश के द्वारा किया गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार वंश के तरफ से किया गया। यह जवाब आपको मिल गया अगर परीक्षा में आपसे पूछे तो। और फिर इसमें एक और प्रश्न बन जाएगा कि अंतिम रूप से त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन वंश विजयी हुआ? आसान है, एक चीज आप याद रखेंगे, दोनों का जवाब दे देंगे, और अंतिम रूप से भी यही प्रतिहार वंश जो है वह सफल रहा था। तो एक वंश याद रख रहे हैं और दो क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हैं कि सबसे पहले किसने शुरू किया, प्रतिहार वंश, और अंतिम रूप से सफलता किसको मिला, तो प्रतिहार वंश। क्लियर? यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, और मुझे आशा है कि यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो साथियों, अब हम लोगों को राजपूत काल के बारे में और त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में महत्वपूर्ण बात की जानकारी यहाँ हो गई। यह दो वंश है, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश। भारत का इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बिहार से संबंधित नहीं है, लेकिन यह वंश जो है वह बिहार से संबंधित है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस चैप्टर को बिहार के इतिहास में शामिल कर लिया है। क्लियर? क्लियर होना चाहिए। सुमन सिंह, आरवी राज, सुमित, सुमित्रा, सुस्मिता, माधवेंद्र, यह सब नाम आता है जो आप लोग प्रतिदिन देखते हैं। तो और भी बहुत सारा नाम है, तो सब नाम हमको याद नहीं आ रहा है। तो तस्वीर साफ है ना, समझ में पूरा आ रहा है ना? तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि 5 बजे प्रहलाद गुप्ता सर आते हैं, और वहां पर एक दिन हिस्ट्री तुम पढ़ करके देखो, 10 मिनट ही देखो, 1 घंटा देखने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि सरल शब्दों में समझाया जाता है, आसानी भाषा में समझाया जाता है, बिहारी टोन में समझाया जाता है।
क्योंकि हम लोग बिहार के हैं, बिहार के रहने वाले हैं। तो यही था हम लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना और शुरुआत किसका करना है, पाल वंश के बारे में। तो अब हम इसको मिटा रहे हैं, या आप तस्वीर ले सकते हैं, या यह तो आपको वैसे भी याद हो जाना चाहिए। पाल वंश की अब हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे। राजपूतों के बारे में हम लोगों ने देख लिया, अब पाल वंश के बारे में चर्चा करना है। पाल वंश, देखिए जब आप पीटी की परीक्षा पास कर जाएंगे और मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो समान अध्ययन का जो पहला प्रश्न पत्र होता है उसमें बिहार का इतिहास से प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 3 कला से पूछा जाता है, पाल कला, पटना कला, मौर्य कला। तो इसके लिए भी यह वंश जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए पाल कला के बारे में पूछ दिया जाता है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना महत्वपूर्ण वंश था, खासकर बिहार के लिए, कि इसको बीपीएससी में स्पेशल रूप से पाल कला के चैप्टर के रूप में शामिल कर लिया गया। मतलब क्या कि पाल वंश के शासक राजनीतिक उपलब्धि से कहीं ज्यादा सांस्कृतिक उपलब्धि के लिए, अपनी कलात्मक क्षमता के लिए इतिहास में याद किए जाते हैं, अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए याद किए जाते हैं। इन्हीं लोगों के समय में भारत का सांस्कृतिक संबंध तिब्बत के साथ स्थापित हुआ था और दोनों जगहों से सभ्यता एवं संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। मुंगेर अभिलेख से इन लोगों के बारे में जानकारी जो है वह मिल जाता है। नालंदा है, भागलपुर है, बिहार शरीफ है, मुंगेर है, गया का भी कुछ क्षेत्र है, यहाँ से पाल वंश के बहुत सारे साक्ष्य जो हैं वह प्राप्त हुआ है। तो उससे भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाता है। कभी शोढल का नाम आएगा, जैन विद्वान हरिभद्र का नाम आएगा। इन लोगों ने भी पाल वंश के बारे में चर्चा जो है वह किया है। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे शासक आएंगे पाल वंश के जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न किया था और उसी कार्य के बारे में हम लोगों को जानना है। जैसे मैंने यहाँ पाल वंश लिखा है, अब यहाँ शासक का नाम देखिए, गोपाल। गोपाल है 750 से 770 ईस्वी। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी। देवपाल 810 से 850। महिपाल 988 से 1038। बीच में कुछ अंतराल है, महत्वपूर्ण शासक नहीं थे। नयपाल 1038 से 1055। अंतिम है गोविंदपाल। गोविंदपाल 1160। तो यह है लोग पाल वंश के महत्वपूर्ण शासक, और इन्हीं लोगों के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। और इसी में से कुछ कुछ पॉइंट जो है निकल करके आएगा, आपको उसी पॉइंट को याद रखना है जो मैं बतलाऊंगा कि यह स्टार देकर के आप लिख सकते हैं, यह स्टार के साथ अपने दिमाग में इसको बैठा सकते हैं। तो
यह शासक हो गए। अब इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं, जिसमें पहला शासक है गोपाल। यह गोपाल, तो यहां हम गोपाल को अगर लाएं तो क्या क्या इससे प्रश्न जो है वह बन सकता है। तो पहला शासक है तो संस्थापक के रूप में तो पूछा ही जा सकता है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। गोपाल थे। बंगाल और बिहार को अपनी कार्यस्थली बना करके इन्होंने शासन व्यवस्था को संचालित किया था, और शासन व्यवस्था इन लोगों का कार्यकाल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो पहला पॉइंट, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। दूसरा पॉइंट, पूरे प्राचीन भारत के इतिहास में, केवल बिहार के इतिहास में नहीं, पूरे प्राचीन भारत के इतिहास में यह पहला शासक है जिसको आम जनता ने चुन करके गद्दी पर बैठाया। अब आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में। किसी भी व्यक्ति को जब आम जनता चुन करके गद्दी पर बैठाती है, इसका मतलब क्या है? ऐसे समझिए कि वर्तमान समय में अगर चुनाव हो रहा है और आप प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, चाहे किसी पार्टी के रूप में, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और निर्विरोध आपका चुनाव जो है वह हो जाता है, आप जीत जाते हैं, इसका मतलब है कि लोगों में आपकी छवि बहुत ही अच्छी है। इसका मतलब है कि आप बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं। इसका मतलब है कि आप जनता के प्रति अपनी मनोभावना को प्रदर्शित करने में सफल हुए हैं और उनके दिल और दिमाग दोनों को जीत लिया है। और यह गुण किसमें था? गोपाल में था। तो 2 पॉइंट हुआ, पाल वंश का संस्थापक गोपाल, और पहला व्यक्ति है जिसको आम जनता ने चुन करके गद्दी पर बैठा दिया। अब जो बीपीएससी में पूछा गया है प्रश्न, वह यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इस गोपाल ने उदंतपुरी, यहां देखिए, उदंतपुरी महाविहार, उदंतपुरी महाविहार का निर्माण गोपाल ने कराया था। प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन 64 या 65 बीपीएससी में कि बिहार शरीफ का प्राचीन नाम क्या है? बिहार शरीफ, नालंदा जिला, तो यही नाम है उदंतपुरी। प्राचीन काल का उदंतपुरी वर्तमान समय में बिहार शरीफ के नाम से जाना जाता है, और यह शिक्षा का और प्रशासन का बहुत बड़ा केंद्र माना गया है। जब मध्यकाल में हम लोग पढ़ेंगे तो तुगलक वंश का शासन जब स्थापित हुआ दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तो बिहार शरीफ को राजधानी बनाया गया था बिहार की। तो इस दृष्टिकोण से भी यह काफी महत्वपूर्ण है। तो यही संक्षिप्त बात है गोपाल से। गोपाल जो थे वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हमें आशा है कि आप गोपाल के बारे में जो 3-4 पॉइंट है वह पूर्ण रूप से यहाँ समझ गए होंगे। अब दूसरा शासक यहाँ पर है धर्मपाल। इस धर्मपाल को मैं यहां पर ला रहा हूं, कार्यकाल मैंने यहां लिख दिया है। अब इससे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। पहला क्या पॉइंट होगा धर्मपाल से, जो मैंने अभी बतलाया था कन्नौज का सारणी बना करके। तो पहला यह होगा कि पाल वंश का यह प्रथम शासक है जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ।
पाल वंश का पहला शासक धर्मपाल था, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ लेकिन पराजित हो गया। राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव से यह पराजित हो गया। प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज से भी यह पराजित हो गया। तो पहला पॉइंट यह बन रहा है। लेकिन इस बार परीक्षा में पूछा जा सकता है 66वीं बीपीएससी में कि विक्रमशिला महाविहार का निर्माण किसने कराया था। तो बताइए किसने कराया? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय या महाविहार भागलपुर के समीप विक्रमशिला महाविहार का निर्माण धर्मपाल के द्वारा कराया गया। याद रखिएगा, पाल वंश में इस बार की परीक्षा के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। विक्रमशिला महाविहार भागलपुर के समीप। दूसरा यह भी महत्वपूर्ण है, जब कठिन करेगा क्वेश्चन बीपीएससी में तो पूछेगा कि नालंदा महाविहार के लिए 200 गांव किसने दान में दे दिया? इसी ने दिया था, धर्मपाल ने 200 गांव नालंदा महाविहार के खर्च के लिए दान में दे दिया था। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यह महादानी प्रवृत्ति का भी व्यक्ति था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए प्रसिद्ध जैन विद्वान का यहाँ नाम आएगा हरिभद्र। प्रसिद्ध जैन विद्वान हरिभद्र को संरक्षण दिया था। तो है ना धर्मनिरपेक्षता का परिचायक कि हरिभद्र जैन धर्म के भिक्षु थे और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, फिर भी इनको संरक्षण दिया था। कवि सोढ़ल का नाम आता है, प्रसिद्ध विद्वान थे सोढ़ल। कवि सोढ़ल, इन्होंने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कह करके संबोधित किया है। तो साथियों, यही महत्वपूर्ण बात जो है वह धर्मपाल से निकल करके सामने आ रहा है। 2 लाइन याद रखना है, वही लाइन परीक्षा में पूछा जाएगा। विक्रमशिला महाविहार का निर्माण किसने कराया? विक्रमशिला महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने कराया। नालंदा महाविहार को 200 गांव अनुदान में किसने दिया? नालंदा महाविहार को 200 गांव अनुदान में धर्मपाल ने दिया था। क्लियर? गोपाल के बारे में और धर्मपाल के बारे में। अब इसमें कुछ अवशेष नहीं बचा है जो इससे ज्यादा बढ़ करके बीपीएससी में पूछा जाए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और अब बारी आ जाती है देवपाल की। अब देवपाल की चर्चा हम लोग करेंगे। अंतिम मजबूत कड़ी है देवपाल। इसके बाद बिखराव शुरू होता है। देवपाल कार्य इसका मैंने लिख दिया है 810 से 850। यह काफी शक्तिशाली व्यक्ति था। यह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और इसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण जो है वह कर दिया था। साथियों, इसको बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक माना गया है। इस समय तक बौद्ध धर्म जो था वह पतन की तरफ अग्रसर हो गया था। लेकिन यह जब गद्दी पर आता है तो बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करता है। इसीलिए इसको कहा गया है बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक।
तो पहला पॉइंट तो बनेगा कि बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक किसको कहा गया? देवपाल को कहा गया। दूसरा पॉइंट, इसी ने मुंगेर अभिलेख जारी किया था। जो बिहार का मुंगेर है वहीं पर इसने अभिलेख जारी किया था। और मुंगेर अभिलेख से किसके उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिल जाती है? तो देवपाल के उपलब्धियों के बारे में जानकारी मुंगेर अभिलेख इसी से प्राप्त होता है साथियों। और इस बार के बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था, क्वेश्चन बैंक होगा तो आप देखिएगा, किस पाल वंश के शासन के समय में बलपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध मठ को स्थापित किया था? परीक्षा में पूछ दिया गया है। तो यही वह शासक है देवपाल। देवपाल के समय में शैलेंद्र वंश, जावा सुमात्रा में इन लोगों का शासन था। जावा सुमात्रा, यहीं पर शैलेंद्र वंशी शासन को स्थापित किया गया था। और इस समय शासक थे बलपुत्र देव। बलपुत्र देव, इन्होंने देवपाल से अनुरोध किया कि मैं नालंदा में एक बौद्ध मठ स्थापित करना चाहता हूं, इसकी अनुमति जो है मुझे दिया जाए। देवपाल ने अनुमति दे दिया और तब बलपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध मठ को स्थापित किया। और उस बौद्ध मठ के खर्च के लिए इस देवपाल ने 5 गांव जो है वह अनुदान में दे दिया था। यह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था और इसने कन्नौज पर नियंत्रण कर लिया था। यही संक्षिप्त बात है। तो यहां से कितना पॉइंट निकल करके आया? 3 पॉइंट, 3 लाइन याद रखिए ना, वही तो परीक्षा में पूछा जाता है। मुंगेर अभिलेख किसने जारी किया? देवपाल ने जारी किया। बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक किसको कहते हैं? देवपाल को कहते हैं। और किसके समय में बलपुत्र देव ने नालंदा में बौद्ध मठ की स्थापना किया? तो देवपाल के समय में। अंतिम कड़ी, अब इसके बाद कमजोर शासक होते हैं और धीरे धीरे पाल वंश जो है पतन की तरफ अग्रसर हो जाता है। क्लियर है? यहाँ देवपाल के बारे में याद भी हो गया होगा आप लोगों को। अब बचा है महिपाल, नयपाल, गोविंदपाल, लेकिन यह कमजोर शासक थे। यहां पर देखिए, महिपाल, इनसे अगर कभी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आसान सा सवाल पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस शासक के समय में तिब्बत के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुआ? आपको बतलाना है। तो यही तो है महिपाल। इसी के समय में हम लोगों का, भारत का तिब्बत के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि इसने 2 बौद्ध भिक्षु को तिब्बत भेजा था, दीपांकर और संत रक्षित। दीपांकर और संत रक्षित को कहां भेजा? तो तिब्बत। और यह दोनों लोग तिब्बत गए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके साथ भारत की संस्कृति का भी प्रचार प्रसार तिब्बत में हुआ। क्लियर? शुरू में जो मैंने कहा था
कि इन्हीं लोगों के समय में भारत का तिब्बत के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुआ था। और कोई महत्वपूर्ण बात महिपाल से संबंधित नहीं है। अब है नए पाल, कमजोर शासक हैं, तो पतन तो शुरू हो गया था। अब यहां पर हम लेते हैं नए पाल। नए पाल को इनके समय में गया का शासक, गया का शासक जो था वह शूद्रक था। शूद्रक। नए पाल के समय गया के शासक शूद्रक ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करते हुए शूद्रक वंश की स्थापना कर दिया। मतलब कि विघटन की जो प्रक्रिया शुरू हुआ था, एक एक करके राज्य अलग हो रहे थे, वह नए पाल के समय में आकर के तेज हो गया। अब नए पाल क्या करता है? अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कलचुरी वंश, एक वंश है कलचुरी, यही वंश है कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश में वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। फिर भी राज्य को बचाने में यह पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा। तो यही तो 2 लाइन जानना है, और उतना महत्वपूर्ण पॉइंट भी यहाँ पर निकल करके नहीं आ रहा है। अब चूंकि यह अंतिम है तो इनको याद रखना है। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? गोविंद पाल था। आप यह काल जो देख रहे हैं, यह काल जो है भारत में तुर्क लोग जो है वह प्रवेश कर गए थे, और अब भारत पर विदेशियों का आक्रमण हो गया था। राजपूत लोगों में एक दूसरे से जलन का भाव था, इसीलिए गहरवाल वंश, गहरवाल वंश के लोगों ने गोविंद पाल को गद्दी से हटा करके इस पाल वंश का अंत कर दिया। मतलब यहां पर आकर के पाल वंश पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और गहरवालों ने कन्नौज पर नियंत्रण कर लिया। तो शासक से संबंधित साथियों यही महत्वपूर्ण बात है। अब 2-4 पॉइंट इसमें अलग से हम लोग शामिल कर सकते हैं जो पाल कला से पूछा जाता है। अगर आपको परीक्षा में पूछ दे कि पाल कला के 2 महत्वपूर्ण विद्वानों का, कलाकारों का नाम क्या था, तो यहां देखिए धीमन, धीमन और बिठपाल, यह 2 प्रसिद्ध कलाकार थे। और पाल शासकों के संरक्षण में यह लोग अपनी कला का प्रदर्शन किया था, जिनका नाम था धीमन और बिठपाल। पिता और पुत्र यह थे। पाल काल में जो चित्रकला का पांडुलिपि है, प्रथम पांडुलिपि जो विश्व विख्यात है, उसका नाम है, यहां आपको देखना होगा, अष्ट सहस्र प्रज्ञा पारमिता। बड़ा नाम है, अष्ट सहस्र 8000, मतलब यह एक तरह से एल्बम है, पांडुलिपि है चित्रकला का, और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशाल भी है। नाम है अष्ट सहस्र प्रज्ञा पारमिता। एक छोटी पांडुलिपि भी है जिसका नाम है पंचरक्ष। पंचरक्ष, यहां पर कुर्कीहार एक जगह आता है, कुर्कीहार, नालंदा के समीप कुर्कीहार से पालकालीन अवशेष जो है वह अधिक संख्या में प्राप्त हुआ है। तो यही साथियों पाल वंश से संबंधित हम लोगों का महत्वपूर्ण तथ्य था। आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट और क्लीन रूप में समझ में आया होगा।
कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है मैंने स्टार दे करके भी लिखा, आपको समझाया, आपको बतलाया, समझाया बतलाया नहीं बल्कि उसको दोहराया भी। तो वहीं पहले आप याद रखिए। और अब हम लोगों की बारी आती है प्रश्न पूछने की। तो प्रश्न जो मैं पूछूंगा वह गुप्त काल से होगा। और गुप्त काल में साथियों आर्थिक जीवन जो चैप्टर था उसी से मैं आप लोगों को प्रश्न पूछूंगा और आप लोगों को जवाब जो है वह देना है। आप लोग तो जवाब सब दे ही देते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, गुप्त काल। सोने का सिक्का। गुप्त काल में सोने का सिक्का क्या कहलाता था? संक्षिप्त लिखे है, गुप्त काल में सोने का सिक्का क्या कहलाता था, क्या नाम था, वह आपको लिखना है। दूसरा, गुप्त काल में पूर्व का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह। बंदरगाह का नाम यहां पर आपको बतलाना है। तीसरा शब्दावली है क्षेत्र भूमि का अर्थ। क्षेत्र भूमि किसको कहते थे? क्षेत्र भूमि यह आपको यहां पर बतलाना है साथियों। चौथा प्रश्न जो है यहां पर है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण। निर्माण स्कंदगुप्त के समय किसने कराया? यह आपको बताना है। पांचवा पॉइंट, हाथी दांत कहां से मंगाया जाता था? छह, चीना शंकु क्या था? सात, व्यापारिक कारवा का नेतृत्व करता क्या कहलाता था? जो व्यापारिक कारवां का काफिले का नेतृत्व करता था। आठ, रेशम बुनकर का उल्लेख किस अभिलेख में? तो यह आपको यहां पर बतलाना है। 9 नंबर क्वेश्चन, सील भूमि का
अर्थ। 10 नंबर क्वेश्चन, तोरमान था। कौन था तोरमान, यह बतलाना है। तो यही 10 क्वेश्चन है और आप लोग 10 का जवाब दे चुके होंगे अभी तक। फिर भी मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला, गुप्त काल में सोने का सिक्का क्या कहलाता था? तो दिनार कहलाता था, सोने का सिक्का। लेकिन फाइयान कहता है कि कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था दैनिक लेन देन में। गुप्त काल में पूर्व का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह, तो यहां लिख रहे हैं हम ताम्र लिप्ति। ताम्रलिप्ति। पश्चिम क्षेत्र में भरौच था। क्षेत्र भूमि का अर्थ, क्षेत्र भूमि किसको कहते हैं? उपजाऊ भूमि को। उपजाऊ भूमि को क्षेत्र भूमि कहा गया है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त के समय किसने कराया? चक्रपालित। यही सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति था, पर्णदत्त का पुत्र था और इसी ने पुनर्निर्माण कराया, जिसका उल्लेख गिरनार अभिलेख में किया गया है। हाथी दांत कहां से मंगाया जाता था? इथोपिया से। इथोपिया से मंगाया जाता था। चीना शंकु क्या था? रेशम। रेशम को चीना शंकु कहा गया है क्योंकि चीन से इसको मंगाया जाता था, इसीलिए इसको चीना शंकु कह दिया गया है। व्यापारिक कारवां का नेतृत्वकर्ता क्या कहलाता था? सार्थवा। यह तो उत्तर प्रदेश की परीक्षा में पूछा भी गया है, सार्थवा। रेशम बुनकर का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? यहां मैं लिख रहा हूं मंदसौर। मंदसौर अभिलेख में किया गया है। मालवा के क्षेत्र में है यह। सील भूमि का अर्थ क्या है? तो बंजर भूमि। बंजर भूमि को सील भूमि के नाम से संबोधित किया गया। अंतिम है तोरमान क्या था? गुप्तों का पतन हो गया तो यह हून था, हून शासक। यही तोरमान थे। तो यही हम लोगों का 10 क्वेश्चन है। नीचे अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ एक बार फिर पढ़ रहा हूँ। सील भूमि का अर्थ बंजर भूमि। रेशम बुनकर का उल्लेख किस अभिलेख में? मंदसौर अभिलेख में। और तोरमान था, यह हून शासक था। तो साथियों, यही हम लोगों का पाल वंश के बारे में जानकारी था और यह 10 क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। आप लोगों ने लाइक करके और वीडियो को देख करके मेरे मनोबल को और बढ़ाया है और मैं आप लोगों को इसी तरह से एक के बाद एक चैप्टर जो है लेकर के आऊँगा और बेहतर करने का प्रयास साथियों करूँगा। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीष। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।